नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार। सबसे पहले खबरों को आइए खबरदार के लेंस से हम देख लेते हैं। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, जिसका सबसे बड़ा असर है और जिसमें दुनिया के लिए सबसे गहरा सबक भी है। तालिबान के लिए अब काबुल ज्यादा दूर नहीं। तालिबानी लड़ाके अब काबुल से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं और जैसे जैसे ये दूरी घटेगी अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा और फिर बहुत जल्द वो दिन भी आ सकता है जब अफगानिस्तान में आतंकी सरकार होगी। 8 दिन में 34 में से 12 प्रांतों की राजधानियों में शांति का मजाक उड़ाने वाला अपना सफेद झंडा गाड़ देना कोई मजाक नहीं। आज तालिबान के खूनी इरादों का स्पीड टेस्ट हम करेंगे, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और अमेरिका के पाखंड का विश्लेषण भी करेंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो चाहा वो किया, जब तक चाहा तब तक वहां रहा और अंत में ये कह दिया कि तुम्हारा है, तुम ही संभालो ये अफगानिस्तान। अमेरिका ने अफगानिस्तान को हिंसक तालिबानियों के सामने लावारिस छोड़कर दुनिया को क्या संदेश दिया है, यह समझना आपके हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम आतंकवादियों की बौखलाहट और आपकी सुरक्षा की बात करेंगे। 15 अगस्त से पहले आतंकवादी अपना बौखलाहट दिवस मना रहे हैं, यानी जगह जगह हमले करके अपनी बौखलाहट का सबूत दे रहे हैं। अगस्त के महीने में कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों का डिप्रेशन और तिलमिलाहट काफी बढ़ जाती है और वो खुद ब खुद मौत के मुंह में जाना शुरू कर देते हैं। आतंकवादी ग्रेनेड फेंककर हिट एंड रन वाले आतंकवादी हमले कर रहे हैं। सुरक्षा बलों पर हमले करके उन्हें ललकार रहे हैं ताकि स्वतंत्रता दिवस के पॉजिटिव माहौल में यह आतंक और दहशत घुल सकें। लेकिन पाकिस्तान के खर्चे पर हो रही ऐसी नापाक हरकतों का इलाज हमारे सुरक्षा बलों के पास है और वो आतंकवादियों की मौत का तत्काल टिकट काट रहे हैं। राजौरी, कुलगाम और अमृतसर से आज तक के रिपोर्टर्स ने आज धमाकेदार रिपोर्ट्स भेजी हैं जो आपको देखनी चाहिए। और आज महाराष्ट्र की डेल्टा प्लस वाली चिंताओं का भी हम पूरा गहन विश्लेषण करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण से 30 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मुंबई में भी डेल्टा प्लस से पहली मौत हो चुकी है। अब चिंता की बात यह है कि डेल्टा वायरस के इस वेरिएंट ने वैक्सीन के 2 डोज ले चुके लोगों को भी संभलने का मौका बिल्कुल नहीं दिया। इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे अवश्य देंगे। तो खबरदार में आज सबसे पहले हम अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के रोड मैप को डिकोड करेंगे, क्योंकि अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और तालिबानी आतंकवादियों के बीच सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी बची है। 6 अगस्त से लेकर अब तक तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 14 प्रांतों की राजधानियों को अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब यह हुआ कि पिछले हफ्ते में ही तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने शिकंजे में इतनी तेजी से, इतनी मजबूती से जकड़ा है कि जल्द ही पूरा अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान की गिरफ्त में होगा। और इसीलिए आज हमने अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदमों का एक स्पीड टेस्ट किया है, जिसमें तालिबान का अगला टारगेट है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। रात के 9 बज रहे हैं। खुदा और लोगों की मदद से पुल खुमरी समेत पुलिस हेडक्वार्टर और कुछ इलाकों को हमने जीत लिया है। ये अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे का ऐलान है और इस ऐलान की तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। अफगानिस्तान के बड़े शहरों की सरकारी इमारतों पर लहराते ये तालिबानी झंडे। अफगानिस्तान के बड़े शहरों में सड़कों पर परेड करते तालिबानी काफिले और सरकारी दफ्तरों पर तैनात हथियारबंद तालिबानी लड़ाके। तालिबान जहां भी जा रहा है वहां अपनी सत्ता का ऐलान भी हाथ के हाथ करता जा रहा है। हमारे सामने पुलिस हेडक्वार्टर और मस्जिद है। ये पुलिस हेडक्वार्टर का गेट है। हमने सब पर कब्जा कर लिया है और ये कराबाग की आम सड़क है। ये काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर
गजनी शहर की तस्वीरें हैं, जो 7 दिन के अंदर अंदर तालिबानी कब्जे में आने वाली 10वीं प्रांतीय राजधानी बन गई थी। लेकिन तालिबान अब उससे भी आगे बढ़ चुका है। 6 अगस्त जरान शहर पर कब्जा, 7 अगस्त शबरगान शहर पर कब्जा, 8 अगस्त सरेपोल शहर पर कब्जा, 8 अगस्त को ही कुंदूज शहर पर कब्जा, 8 अगस्त को ही तीसरे शहर तालेकान पर कब्जा, फिर 9 अगस्त को ऐबक शहर पर कब्जा, 10 अगस्त को पश्चिमी अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर फराह पर कब्जा, 10 अगस्त को ही बलगाम प्रांत की राजधानी पुले खुमरी शहर पर कब्जा, 11 अगस्त को अफगानिस्तान के फैजाबाद शहर पर कब्जा और 12 अगस्त को कंधार से काबुल जाने के रास्ते में पड़ने वाले शहर गजनी और हेरात और फिर 13 अगस्त को तालिबानियों ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर धावा बोल दिया। और इस तरह अफगानिस्तान के कुल 34 प्रांतों में से करीब 12 से ज्यादा प्रांतों पर अब पूरी तरह तालिबान का कब्जा है। तालिबान इतनी तेजी से एक के बाद एक अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर अपना झंडा गाड़ता जा रहा है कि राजधानी काबुल और तालिबान के बीच महज चंद किलोमीटर का फासला बाकी रह गया। अभी जो है लास्ट में गजनी को जीता है और गजनी का जीतना जो है वो तालिबान दर्शाता है कि इस तरीके से मोमेंटम आज तालिबान की तरफ है और कहीं ना कहीं अफगान फोर्सेस का मोराल बड़ा डाउन है और ज्यादातर वो जो है बिना लड़े कुछ सैनिक उसके सरेंडर करें और ऐसे में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कि करीब 90 दिन के अंदर जो है काबुल भी गिर सकता है क्योंकि अभी 100-150 किलोमीटर ही दूर रह गया है काबुल से तालिबान। तालिबानी आतंकवादी पूरे अफगानिस्तान में अपने कब्जे वाले इलाकों में जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। वो अपने विरोधियों को बंधक बना रहे हैं और अपने समर्थकों को जेल से आजाद करवा रहे हैं, वो भी खुलेआम। ये कंधार की वही जेल है जहां से कुछ दिन पहले आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने रिपोर्टिंग की थी और अब इस जेल पर तालिबान का कब्जा है। जो जेल हमारे पीछे यहाँ पर है इसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स तालिबान के हैं यानी वो नेता जो अलग अलग तालिबान के दौर में सरकार में थे या फिर सरकार चला रहे थे वही जो है यहाँ पर बंद हैं और तालिबान जंगजू जो हैं तालिबान मुजाहिदीन जो हैं फाइटर्स वो ये चाहते हैं कि उनको यहाँ से छोड़ दिया जाए और अगर सरकार उनकी वो मांग नहीं मानती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तैयारी में चुके हैं। इस जेल की आप घेराबंदी देख लीजिए, इतनी सारी जो है चारों ओर से इसी तरह पत्थरबंद गाड़ियां यहाँ पर अफगान फौज और अफगान पुलिस की तरफ से रखी गई हैं। तो यहाँ पर जो है कंधार सबसे ज्यादा जो है संवेदनशील एरिया इसलिए बना हुआ है। यहाँ चाहे फिर अलग अलग देशों के दूतावास हो वो खाली हो चुके हैं। जो अधिकतर लोग हैं इस कंधार शहर के वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब आम जनता यहाँ रहती है और अगर सड़कों पर किसी का राज चलता है तो एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान की सेना का और दूसरी तरफ तालिबान का। पहले कहा जा रहा था कि तालिबान 90 दिनों में काबुल पर कब्जा कर सकता है, लेकिन जिस तरह तालिबान के कदम आगे बढ़ रहे हैं काबुल अब उससे चंद कदमों की दूरी पर ही है। तालिबान के आगे न गनी सरकार चल रही है न अफगान फोर्सेस की, यहाँ तक कि अफगानी सैनिक अब कई इलाकों में तालिबान से मुकाबला करने के बजाय हथियार डाल रहे हैं और जल्द ही पूरा अफगानिस्तान तालिबान के आगे सरेंडर कर देगा, क्योंकि तालिबान के लिए अब काबुल दूर नहीं। आज तक ब्यूरो। अगर इसी रफ्तार से तालिबान आगे बढ़ता रहा तो बहुत जल्द अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबान का पूरा कब्जा होगा। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबानी लड़ाके अगले 30 दिनों में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन इस बीच ये भी खबर है कि अब अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि तालिबान की कई मांगों में से एक मांग अशरफ गनी को पद से हटाए जाने की भी हमेशा से रही है। हालांकि गनी सरकार ने तालिबान को एक ऑफर की पेशकश की है। ऑफर में कहा गया है कि अगर तालिबान देश में हिंसा को रोकता है तो उसके बदले में गनी सरकार उसके साथ राजनीतिक समझौता करने के लिए तैयार है। समझौते की सबसे बड़ी शर्त यही है कि तालिबान को सत्ता में साझेदारी तभी दी जाएगी जब वो देश में शांति बनाए रखेगा और आम नागरिकों को मारना बंद कर देगा। इसके साथ तालिबानी लड़ाके आम नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना भी नहीं बनाएंगे। हालांकि ये ऑफर देने में शायद गनी सरकार ने देर कर दी, क्योंकि अब तालिबान
काबुल के बाहर खड़ा है और कभी भी अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता का ऐलान कर सकता है। इसीलिए तालिबान ने यह ऑफर फौरन रिजेक्ट कर दिया। वैसे तालिबान के आगे सिर्फ अफगान सरकार ने घुटने ही नहीं टेके हैं, बल्कि ये खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाले अमेरिका की भी बहुत बड़ी हार है, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान को लावारिस बनाकर इस समय छोड़ दिया है। करे कोई भरे कोई, अमेरिका ने पिछले 20 वर्षों के दौरान अफगानिस्तान में जो कुछ किया है, उसका खामियाजा आज अफगानिस्तान के लोग भर रहे हैं। सही बात है। हमारे देश की बर्बादी तब शुरू हुई जब अमेरिकी सैनिक यहाँ से गए। दोष अमेरिका का नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रपति अशरफ गनी का है। ये सिर्फ अफगानिस्तान की हार नहीं है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका का तालिबान के कदमों में बिना शर्त सरेंडर है, जिसे बस अपनी पड़ी है। खबर पक्की है कि अमेरिका ने तालिबान को गुहार लगाई है कि अगर वो राजधानी काबुल पर कब्जा कर लेते हैं तो उसके दूतावास पर हमला नहीं करेंगे। साथ ही अमेरिका और तालिबान के बीच इस बात पर भी सहमति बन चुकी है कि अमेरिकी नागरिकों और दूतावास के अफसरों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यानी अमेरिका को अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो या ना हो, वो तो बस अपने लोगों की सुरक्षा पुख्ता करना चाहता है। We can do two things at once. Let me explain. We can do all we can, take prudent measures to ensure the safety and security of our departing civilian personnel, which this is. This is only about that. It is solely and exclusively about doing all we can to ensure the safe relocation of our personnel, of elements of our civilian personnel from Afghanistan. अमेरिका ने अपनी मनमानी करने के लिए एक देश को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और अपनी नीति और नीयत दोनों साफ कर दी। काबुल दूतावास में अमेरिका के करीब 5,400 कर्मचारी हैं, इसमें 1,400 अमेरिकी नागरिक हैं। इनमें से कुछ कर्मचारियों को निकालने के लिए अपने 3,000 सैनिकों को अफगानिस्तान भेज रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों के लिए अमेरिका के पास अब सिर्फ नसीहतें बची हैं जो वो रोज दे रहा है। We reiterate, there is no military solution in Afghanistan, and a negotiated political settlement through an Afghan-led and Afghan-owned process is the only way forward for lasting peace and stability in Afghanistan. ये तस्वीरें अफगानिस्तान में अमेरिका की तालिबान से हार की मुनादी करती हैं, और इस हार के लिए अमेरिकी सेना के कमांडर और खुफिया एजेंसियां जिम्मेदार हैं। ये कैसे हो सकता था कि अमेरिकी फौज की वापसी के ऐलान के बाद तालिबान ने कब्जे की योजना बनाई और अमेरिका को भनक तक नहीं लगी? ये कैसे हो सकता था कि अमेरिकी फौज के पूरी तरह जाने से पहले तालिबान ने देश भर में इतने बड़े आक्रामक अभियान को अंजाम दिया और अफगान फोर्स ठीक से जवाबी कार्रवाई तक नहीं कर पाई? दरअसल पिछले करीब 20 सालों में अरबों डॉलर खर्च करके अफगान सेना को ताकतवर बनाने का दावा करने वाले अमेरिका को तालिबान ने भगाया है। ये बात अमेरिका भी जानता है। Was it still a violent place? Heck yes. Was it still dependent on international support? Heck yes. But if you want to look at whether or not we were winning back then, look at what's happening in Afghanistan now. And was it worth it with that relatively small effort to prevent what's happening now? I would say the answer to that has to be hell yes it was. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज पूरी तरह अफगानिस्तान छोड़ देगी, लेकिन क्या तालिबान अफगानिस्तान के लोगों को बख्शेगा, जिसके डर से बड़ी संख्या में अफगानी अब देश छोड़कर भागने पर मजबूर हैं? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्पिन बोल्डक इलाके में हजारों की संख्या में अफगान नागरिक पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना खदेड़ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका की गलतियों और तालिबान की ज्यादतियों की वजह से अफगान की जनता अब न घर की रही न घाट की। For the first 6 months of 2021, women and children made up nearly half of the total number of civilian casualties, which is obviously a huge concern. They were particularly affected by ground engagements, at times when they were sheltering in their homes. Many of them
were impacted by mortars, artillery and also airstrikes, and also they were affected by IEDs. अफगानिस्तान अब एक बार फिर तालिबान के चंगुल में फंस चुका है और उसे इस हालत में पहुंचाने वाला अमेरिका है, जो अब अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं है। वो गलती जिसकी सजा अब अफगानिस्तान के लोग न जाने कितने लंबे वक्त तक भुगतेंगे। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ने 20 साल पहले अफगानिस्तान को तालिबान के चंगुल से छुड़ाने का वादा करके वहां पर अपनी सेना भेज दी थी, लेकिन इन 20 सालों में अमेरिका ने तालिबान को जिस ताबूत में कैद रखा, उस ताबूत से अब तालिबान पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर बाहर निकल आया और निर्दोष लोगों के खून से अपनी बरसों की प्यास अब तालिबान बुझा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अफगानिस्तान में इस वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में 1659 आम नागरिक मारे गए। यह संख्या पिछले वर्ष के शुरुआती 6 महीनों के मुकाबले 47% ज्यादा है। इस साल हिंसा में मारे गए लोगों में 32% यानी कि 468 बच्चे थे, जबकि 14% महिलाएं हैं, जिनकी संख्या 219 है। इन मौतों में 64% घटनाएं तालिबान और अन्य आतंकवादी संगठनों ने अंजाम दी, जबकि करीब 25% मौतों के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया गया। तो जाहिर है अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपने हाल पर छोड़ दिया और तालिबान ने अफगानिस्तान को रहने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बना दिया, जहां रहना अफगानिस्तान के लोगों की मजबूरी है। भारत ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर अपना ऑफिशियल स्टैंड साफ क्लियर कर दिया है। All I can say regarding our embassy, there were some stories that we are shutting it down. Not correct. I think that's speculation. We of course are monitoring the situation very carefully, but there are no plans as such of the nature that you mentioned. That we have facilitated return of large number of members of the Hindu and Sikh community last year. Our mission continues to be in touch with them, and we will ensure the provision of all necessary assistance to them. I don't want to. से में हमारा फोकस आतंकवादियों की बौखलाहट और आपकी सुरक्षा पर है। 15 अगस्त से पहले आतंकवादी एक तरह से अपनी बौखलाहट दिवस मना रहे हैं। ग्रेनेड फेंककर हिट एंड रन आतंकी हमले करने लगे हैं या सुरक्षा बलों के दस्ते पर गोलियां बरसानी हो। आतंकवादियों का प्लान यही है कि भारत की स्वतंत्रता के समारोह में दहशत का जहर घोल दिया जाए, लेकिन आतंकवादियों का सिंगल डोज वाला इलाज हमारे सुरक्षा बलों के पास है। स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। वो ग्रेनेड वाली अशांति और दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों का जवाब भी ताबड़तोड़ है। आतंकवादियों की मौत का तत्काल टिकट कट रहा है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के 15 अगस्त वाले प्लान पर बड़ी चोट की है और 2 आतंकवादियों के साथ उनके दहशत वाले प्लान को भी सही अंजाम तक पहुंचा दिया। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, लेकिन बाकी भागने में कामयाब रहे। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को पास ही एक बिल्डिंग में घेरा हुआ था। कल शाम भी दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही और उसमें 4 लोग घायल हुए, जिनमें 2 सुरक्षाकर्मी और 2 आम नागरिक जो है वो शामिल थे। आज सुबह तड़के जब दोबारा मुठभेड़ शुरू हुई है, पुलिस का कहना है जब तक ये मुठभेड़ खत्म नहीं होगी तब तक फिलहाल ये जो यातायात के लिए जो ये हाईवे है उस पर ट्रैफिक को चलने की पाबंदी ही रहेगी। मारे गए आतंकी के पाकिस्तानी होने का शक है। उसके पास से 2 रॉकेट लॉन्चर मिले हैं।
काजीगुंड में आतंकवादियों ने बीएसएफ के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की जबरदस्त घेराबंदी की। आतंकी जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास एक गोदाम में छिप गए। आज सुरक्षा बलों ने सरेंडर करने के लिए कहा तो आतंकी गोलियां चलाने लगे और जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी ठिकाने लगा दिए गए। हम लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स मैं खुद वहां मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए, क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था। से बहुत सारे सामान मिला। AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहां पर, और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिलकर बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन अब भी खतरा बड़ा है। 15 अगस्त करीब है, ऐसे में सर्च ऑपरेशन जारी है। जब सुरक्षा बल कड़ा सुरक्षा घेरा बनाए हुए हों, तो आतंकी हर वो तरीका अपनाते हैं जिससे उनकी कायरता का सबूत मिलता है। सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड अटैक कर दिया। ग्रेनेड से हुए हमले में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के 4 साल के भतीजे की मौत हो गई। परिवार के 7 लोग जख्मी हो गए। उस वक्त शाम के 7:30 बज रहे थे। बीजेपी नेता जसबीर सिंह का परिवार टेरेस पर बैठा था, तभी एक धमाके से चीख पुकार मच गई। घर का टेरेस खून से लाल हो गया। किसी को समझ आता उससे पहले आतंकी ग्रेनेड फेंक कर फरार हो चुके थे। पापा यहाँ पे खाना खा रहे थे, यहाँ पे आगे खाना खाने, मदर इधर बैठ के, तो सब ऐसा ही सिस्टम था। कल पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। जैसे मेरे ब्रदर दूसरे जो बीजेपी के अध्यक्ष है, वो जब यहाँ से यहाँ तक आए, तो उसके बाद उधर से ग्रेनेड उसी टाइम थ्रो हुआ जब वो नीचे से फोन करता करता ऊपर आया। सर, मेरा बच्चा अभी वापस नहीं आएगा। घर वाले शोक में हैं, सदमे में हैं और कई तो बुरी तरह जख्मी हैं। बताओ, बचाओ, मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। कहीं जाता था 2 पुलिस वाले जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता था, लेकिन इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? राजौरी में हुए हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। ये नया आतंकी गुट है। हाल के दिनों में इस आतंकी गुट ने कई बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। ये कायरों की तरह हिट एंड रन की नीति अपनाते हैं। टेरर एक्टिविटीज थोड़ी बड़ी भी है, तो उसके चलते लगता है कि कोई टारगेट कर रहे हैं राजौरी में जो आतंकी है। देखें, जो शरारती लोग होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को लिंक किया जाए और इस चीज़ को बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इन तक पहुंचा जाएगा। आतंकियों की बौखलाहट कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा अमृतसर की इन तस्वीरों से भी लगता है। आतंकी चाहते थे कि यह धमाका भीड़ भाड़ के बीच हो और इससे अमृतसर के पॉश इलाके रणजीत एवेन्यू में जान माल का बड़ा नुकसान हो, जिससे बड़ा संदेश जाए। लेकिन वक्त रहते इसे बरामद कर लिया गया और बम निरोधक दस्ते ने पूरी सावधानी के साथ इसे खुली जगह पर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया। 15 अगस्त से पहले आतंकी हर कीमत पर खून बहाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर से 28 किलोमीटर दूर अमृतसर में सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय पुलिस भी सतर्क थी और एक बड़ा हमला टल गया। धारा 370 हटने के बाद से जिस तरह घाटी में सुरक्षा बढ़ी है और लगातार आतंकियों का सफाया हुआ है, उनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला है, उससे पाकिस्तान के खर्चे पर पलने वाले आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और अगस्त के महीने में इनकी बौखलाहट और बढ़ जाती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बल चौकन्ने हैं और उनके पास ऐसे आतंकवादियों के लिए सिंगल डोज वाला इलाज मौजूद है। अमृतसर से अमित शर्मा, जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।
खुफिया एजेंसियों को ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी स्वतंत्रता दिवस पर भारत में खून खराबा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की पुरानी इच्छा है और हर साल पाकिस्तान की कोशिश होती है। हमारे सुरक्षा बल इसे नाकाम करते हैं और इस बार भी उम्मीद है कि वैसा ही होगा। वैसे खुफिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आतंकवादी घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। विस्फोटक और हथियार भारत भेजे गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नई तकनीक वाले आईडी ब्लास्ट का प्लान बना है। आतंकवादी मोहम्मद सादिक के साथ लश्कर तैयबा के 6 कमांडर पीओके के कोटिल में एक लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हैं और हमले का प्लान बना रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादी पीओके में एक कैंप में मौजूद हैं। उन्हें बॉर्डर की फॉरवर्ड लोकेशंस पर आईडी ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है और लश्कर के कम से कम 4 आतंकवादी पीओके के टुंडवाला वन क्षेत्र में मौजूद हैं। वहां से आगे बढ़कर कश्मीर घाटी में घुसने की फिराक में हैं ताकि जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकवादी हमला किया जा सके। लेकिन इन आतंकवादियों के लिए हमारे सुरक्षा बलों की तैयारियां भी पूरी हैं। आतंकवादियों के मौत के मुंह में भेजने की सुपरफास्ट व्यवस्था हमारी पुलिस और हमारे सुरक्षा बलों ने कर ली है। तो सावधान रहिए और सुरक्षा बलों पर विश्वास अवश्य कीजिए। दुनिया और कोरोना वायरस के बीच बहुरूपये का एक खेल चल रहा है। एक तरफ वायरस से बचने के लिए सुपरफास्ट वैक्सीनेशन की कोशिश हमारी है, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस के डेल्टा परिवार के खतरनाक वेरिएंट से जो वैक्सीन और इम्यूनिटी के बैरिकेड को तोड़कर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस से 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। मुंबई में भी डेल्टा प्लस से पहली मौत हो चुकी है और इस समय महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के 65 केस हैं। इसे लेकर पूरा सिस्टम अलर्ट पर है। जब स्कूल खोलने पर फैसला लेने की घड़ी हो तब ऐसी मुसीबत हमें मुश्किल में डाल देती है। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई थी, इसके बावजूद कोरोना की चपेट में आए और मौत हो गई। जीनोम सीक्वेंसिंग से इस बात की पुष्टि हुई कि संक्रमण डेल्टा प्लस वेरिएंट का था। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का डर एक बार फिर बढ़ गया है। इस संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र में तीसरी मौत की पुष्टि हुई है। रायगढ़ में 49 साल के पुरुष ने संक्रमण के बाद दम तोड़ दिया, जबकि मुंबई के घाटकोपर इलाके में 63 साल की महिला की डेल्टा प्लस की वजह से मरने की पुष्टि करीब 2 हफ्ते बाद हुई। 21 जुलाई को इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 27 जुलाई को मौत हो गई। इस महिला के परिवार के 6 सदस्य कोविड पॉजिटिव हैं। इनमें से 2 सदस्यों में डेल्टा प्लस संक्रमण पाया गया है। बाकी लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब चिंता की बात तो ये है कि इस महिला के घर में 6 फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। 6 में से 2 ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 4 फैमिली मेंबर्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। डेल्टा प्लस से हुई मौत कंफर्म करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल पाता है कि कौन से वेरिएंट से मौत हुई। बीएमसी के पास रिपोर्ट आई तब ये पता चला कि डेल्टा प्लस का संक्रमण था। अब महिला से मिलने जुलने वाले लोगों में संक्रमण की चेन ढूंढी जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज के बावजूद डेल्टा प्लस मरीजों पर हावी हो रहा है। अब तक ये कोई सबूत नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत आसानी से फैलता है। और ये बहुत ज़रूरी होगा आगे जाके कि हम बहुत सारा सर्वेलेंस करें, मतलब कम्युनिटी में कैसे फैल रहा है इसको देखें और सीक्वेंसिंग करें, जिससे हमको पता चले कि कौन सा वेरिएंट किस प्रकार फैल रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 नए केस मिले थे। इसके बाद से यहां इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 65 हो गई है। शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज मुंबई में है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिन सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है उसमें अधिकतर में डेल्टा प्लस की पुष्टि हो रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहले ही केंद्र सरकार वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर चुकी है। तमाम वैक्सीन कंपनियों की नजर इस वेरिएंट पर है, क्योंकि इसे हराए बगैर पूरी सुरक्षा नहीं मिल सकती। हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था और इसीलिए वैज्ञानिकों ने जून में ही डेल्टा वेरिएंट के रूप बदलने
से बने डेल्टा प्लस को लेकर चिंता व्यक्त कर दी थी और ये चिंता निराधार बिल्कुल नहीं थी। इसे सबसे शक्तिशाली वेरिएंट माना गया। डेल्टा प्लस वेरिएंट पुराने डेल्टा वेरिएंट से 50% तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। जैसे तालिबानी आतंकवादियों ने तेजी से अफगानिस्तान के शहरों पर स्ट्राइक करके कब्जा कर लिया, कुछ वैसी ही तेजी कोरोना वायरस डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी है। एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलना हो या फेफड़ों को जानलेवा नुकसान पहुंचाना हो, डेल्टा प्लस वेरिएंट की तेजी ही उसके सबसे बड़ी मारक शक्ति है। यह दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले बहुत तेजी से फैलता है, फेफड़ों को खंगालने और संभलने का मौका बिल्कुल नहीं देता, नुकसान बहुत तेजी से पहुंचाता है और कई बार वैक्सीन के दोनों डोजेस को भी फेल कर देता है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाली दवा जिसकी एक डोज की कीमत 60,000 रुपए है, उसका असर भी कम कर देता है। डेल्टा प्लस के असर को लेकर कोई फाइनल रिसर्च हमारे पास मौजूद नहीं है जिसके आधार पर हम कोई बड़ा डिफेंस प्लान बना सकें। सरकार ने अगले 6 साल में $1 लाख करोड़ के निर्यात का लक्ष्य तय किया और इसी निर्यात के सहारे मंदी से बाहर निकलने और आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी तैयार करने में सरकार लगी है। लेकिन इस लक्ष्य के रास्ते का ब्रेकर मंदी से कराहती मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन गई। देश को मंदी से बाहर निकालने, देश को आत्मनिर्भर बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का दम केवल निर्यात में है। सरकार को भी इस बात का बखूबी एहसास है। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने CII के इवेंट में कहा कि 2027-28 तक भारत का निर्यात $1 लाख करोड़ के पार निकल सकता है। हाल ही में PM ने भी कहा था कि भारत अपनी GDP का महज 20% ही निर्यात करता है और इसको बढ़ाने की अपार संभावना है। निर्यात को बढ़ाने की मुश्किलों से भी सरकार परिचित है, साथ ही कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है इसका फॉर्मूला भी सरकार के पास है। ये सुनिश्चित करना है कि इंटरनेशनल डिमांड के अनुसार हमें एक्सेस मिले ताकि हमारे बिजनेस खुद को स्केल अप कर सके, ग्रो कर सके। हमारी इंडस्ट्रीज को भी बेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, इनोवेशन पर फोकस करना होगा और R&D में हिस्सेदारी बढ़ानी ही पड़ेगी। लेकिन जिस मैन्युफैक्चरिंग को सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने के 4 पिलर्स में शुमार करती है, उसके बेहद नाजुक हाल पर संसदीय पैनल भी रिपोर्ट जारी कर चुका है। भारत में कारोबार कई क्षेत्रों में अलग अलग नियमों के दायरे में बंधा है। इससे राज्यों के लिए आपस में मुकाबला करना ही मुमकिन नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पर दिल्ली की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री महंगे बिजली पानी और लेबर रेट समेत कई तरह की समस्याओं के चलते NCR से ही मुकाबला करने में सफल नहीं हो पा रही है। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज और वाटर चार्जेज इंडिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है इंडस्ट्री के लेवल से। गवर्नमेंट ने रेजिडेंसीज में फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांट दी, पानी बांट दिया, उसकी उनको एडवांटेज लेने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर भार बढ़ा दिया। तो दिल्ली में इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस हाईएस्ट है। पोल्यूशन नॉर्म्स के लिए दिल्ली को इंडस्ट्री पूरा कर रही है, काफी एक्सपेंड करती है, काफी खर्चा लगाती है। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी सेंट्रल स्टेट से कहीं कोई ग्रांट नहीं है और इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा परेशानी होती है और उसको काफी एक्सपेंसिव करने पड़ती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक नेसेसिटी जैसे बिजली हो गया या लोकल अप्रूवल्स हो गए, इन्हें एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशनल कॉस्ट रिमोट विलेजेस में बड़े शहरों के तुलना में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इंडस्ट्री को ऑपरेट करना कमर्शियली वायबल नहीं होता है। जाहिर है अगर सरकार एक एक करके हर एक सेक्टर की मुश्किलों को दूर करेगी तभी निर्यात का यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल हो सकेगा। इसी एक्सपोर्ट के दम पर ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर का असर खत्म होने के साथ ही मॉल्स में शॉपिंग का जबरदस्त क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा है। जुलाई में मॉल्स में लोगों की आवाजाही प्री कोविड स्तर के करीब पहुंच गई। रिटेलर्स भारी भरकम डिस्काउंट देकर लोगों को लुभा रहे हैं। फेस्टिव सीजन तक इसी तरह बिक्री बढ़ने की उम्मीद भी लगा रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर आई डबल खुशखबरी। खुदरा महंगाई नरम पड़कर 5.59% हुई।
खाद्य महंगाई दर घटकर 3.96% पर आई। औद्योगिक उत्पादन में 13.6% की बढ़ोतरी। जुलाई में इकोनॉमी के जबरदस्त प्रदर्शन के लगातार संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से आईआईपी बढ़ा है उससे अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दमदार संकेत मिला है। साथ ही सरकार और आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता बनी रिटेल महंगाई दर का घटकर 6% के नीचे आ जाना भी राहत का सबब है। यानी आर्थिक तरक्की के रास्ते में जिस महंगाई के ब्रेकर बनने की आशंका थी वो अब दूर होती नजर आ रही है। महंगाई के कंट्रोल होने के साथ ही जुलाई में एक बड़ी खुशखबरी बिक्री में तेजी के तौर पर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर से लेकर बेंगलुरु तक मॉल्स में बिक्री प्री कोविड स्तर के 70 से 80% के बराबर हो गई है। कोरोना की पहली लहर के बाद के मुकाबले मॉल्स में फुटफॉल दुगना हो गया है। साथ ही प्री कोविड लेवल के मुकाबले कुछ जगहों पर तो बिक्री 90% तक पहुंच गई है। बड़े ब्रांड्स के सेल भी बिक्री बढ़ाने में मददगार हैं, जो 50 से लेकर 70% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। बिक्री में बढ़ोतरी के आंकड़े तब सामने आए हैं जबकि मॉल्स में कई तरह की बंदिशें लागू हैं। रिटेलर्स अब तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिवाली से पहले तीसरी लहर न आ जाए और उनकी बिक्री में जोरदार तेजी जारी रहे। जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मॉल्स में फुटफॉल काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और कोविड के पहले के लेवल तक 90% तक अब आ गए हैं। सिर्फ सिनेमाज में मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक नहीं आ पा रहा है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगी लोग सिनेमाज में भी वापस आना शुरू कर देंगे और प्री कोविड लेवल से हायर नंबर्स में हम पहुंच जाएंगे। दरअसल रिटेलर्स की कुल बिक्री का सबसे बड़ा हिस्सा त्योहारों के दौरान ही होता है। मॉल्स अपनी सालाना बिक्री का 30 से 40% फेस्टिव सीजन में करते हैं। साथ ही महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मॉल्स के बंद रहने से रिटेलर्स को हर महीने 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि 15 अगस्त से महाराष्ट्र में मॉल खुलने के बाद ये नुकसान काफी हद तक कम हो जाएगा। कुछ और राज्यों में भी जल्द ही मॉल्स खोले जाने की योजना है। इसके बाद उम्मीद है कि घाटे की भरपाई शुरू हो जाएगी। आज तक